हाय नमस्कार, मैं नेहा सैनी। आज 10वीं कक्षा का जीव विज्ञान का एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है जैव प्रक्रम। देखिए, इस चैप्टर को समझाने से पहले और कराने से पहले मैं थोड़ा सा जैव प्रक्रम को समझा देती हूँ आपको कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका हमारे जीवन में क्या जरूरत है, क्यों हमें उसको जानना जरूरी है, क्यों उसके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। तो जो जैव प्रक्रम होता है हमारा, वो जैव प्रक्रम हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एक तरह की प्रोसेस होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जैव से मतलब होता है जीव। जीव मतलब वो सभी चीजें जो जी रही हैं, जीवित हैं, जिनको आप सजीव कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है, ये भी निकल के आता है कि कौन सी चीज सजीव है, कौन सी चीज निर्जीव है। जैसा कि आप सबको पता भी होगा, हमारा एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का कि कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, या आप कैसे एक अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं इन दोनों चीजों के बीच में कि कौन सी चीज सजीव होगी और कौन सी चीज निर्जीव होगी। चलिए, जैव प्रक्रम को जानने से पहले हम पहले इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, एक चलता हुआ कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो एक सजीव है। एक व्यक्ति जो सांस ले रहा है और अपने स्थान को बदल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो आप कह सकते हैं वो सजीव है। तो क्या अगर वही इंसान सो रहा हो, अगर वही हमारा जो कुत्ता है वो सो रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? वो तो अब गति में नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा वो सजीव है निर्जीव? क्या वो निर्जीव हो गया? नहीं, उत्तर होगा आपका नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सोते हुए भी वो सांसें ले रहा है। इसका मतलब आपका किसी भी चीज का गति करना और सांस लेना आपका सजीव की लक्षण को दर्शाता है। तो फिर आप पेड़ पौधों के बारे में क्या कहेंगे? पेड़ पौधे ना तो गति करते हैं, ना ही आप उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव होंगे या निर्जीव होंगे? तो देखिए, आप देखते हैं कि जब आप किसी भी मिट्टी में बीज को लगाते हैं तो कुछ समय बाद उस बीज में से एक पौधा निकल के आता है, और समय के कुछ अंतराल में वो पौधा बड़ा 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 और बड़ा होता चला जाता है। इसका मतलब कि जो पौधे होते हैं, हम ना तो उनमें गति देखते हैं और ना ही हम उनमें सांस लेने की प्रक्रिया देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनमें वृद्धि। यानी कि सजीव को दर्शाने के लिए एक जो हमारी नई प्रणाली है वो वृद्धि भी है। अगर कोई चीज गति कर रही है, सांस ले रही है, श्वसन मतलब श्वसन कर रही है, और वो वृद्धि कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है वो सजीव है। अगर आपको किसी भी वस्तु में ये सब प्रक्रियाएं ना दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है? निर्जीव है। तो वो गतिशील होना चाहिए, श्वसन प्रणाली को फॉलो करना चाहिए, और आप वृद्धि होनी चाहिए, उसमें उत्सर्जन वगैरह होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अतः आप कह सकते हैं कि वो वस्तु सजीव है। ये सजीव और निर्जीव का जो अंतर है, ये अंतर मैं आपको प्रश्न के थ्रू भी करा दूंगी। प्रश्न में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव है। अब बात करते हैं हमारे उस प्रश्न के बारे में जो हमारे इस पाठ का नाम भी है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में जो छोटे छोटे अणु हैं, वो समय के दर बदर टूटते रहते हैं, उनको मरम्मत की जरूरत होती है। ये जो मरम्मत है, ये हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। खाने से ही हमें ऊर्जा मिलती है, जिसको पोषण कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया आपकी चलती है, किसी भी टूट फूट को सही करना, शरीर में अगर अंदर कुछ हो रहा है उनको बदलाव करना, यही आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि अगर मैं अपनी एक सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो अनुरक्षण है आपके शरीर का, आपकी बॉडी का जो अनुरक्षण है, जिसमें अलग अलग परिणाली उसमें जुड़ी हुई है, जिसमें अलग अलग कार्य हो रहे हैं, शायद वो कार्य हमें सामने से दिखाई नहीं देते, अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में आप अपने शरीर से बाहर उनको देख नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं है
कि वो कार्य हो नहीं रहे हैं, कार्य सभी हो रहे हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शरीर के भीतरी अंगों में जो अनुरक्षण का कार्य हो रहा है हमारे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। आइए मैं आपको इसकी परिभाषा समझाती हूँ। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। तो हम जैव प्रक्रम की यहाँ क्या सीखेंगे, परिभाषा। आप चाहें तो इनको ऐसे ही लिख भी सकते हैं। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। मैंने अभी अभी आपको बताया अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, अनुरक्षण का कार्य करती है, क्या होता है हमारा, जैव प्रक्रम कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अनुरक्षण का क्या मतलब है। अनुरक्षण का अर्थ होता है शरीर में अगर किसी चीज की जरूरत है या कोई टूट फूट या मरम्मत करनी है तो शरीर स्वतः ही वो कार्य खुद से कर लेता है। तो उसी काम को करने के लिए जो जो आपके सम्मिलित रूप से कार्य होते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो, वो आपका क्या होता है, जैव प्रक्रम में आता है। प्रक्रम का मतलब होता है एक साइकिल। कोई भी काम एक रूटीन में ही होता है। कहने का मतलब एक काम सीक्वेंस से होता है। आप सुबह उठे, आप नहाए, फिर आपने अपना कोई काम किया, फिर आपने खाना खाया, आपने फिर अपना काम किया, रात को सोए, फिर रात को सोने के बाद आप सुबह उठे। ये जो आपकी साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है। कुछ इसी तरह से हमारे प्रक्रम होते रहते हैं, यानी कि जीवों में साइकिल्स होती रहती हैं। यही हमारी क्या होती है, जैव प्रक्रम। और ये जैव प्रक्रम किस लिए आवश्यक है, हमारे शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए। जैसे आप सांस लेते हैं, ये आपके जैव प्रक्रम का ही एक प्रकार है। जैव प्रक्रम के बहुत सारे प्रकार होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे श्वसन हो गया। श्वसन क्या करता है आपका, श्वसन होता है आप सांस लेते हैं, सांस लेते समय आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यही ऑक्सीजन आपके शरीर के हर भाग तक पहुंचती है। जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां उतनी ही ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है और कार्य में ले लिया जाता है। वो ऑक्सीजन, जैसे आप खाना खाते हैं, जो आपने खाना खाया है वो आपको पोषण प्रदान करता है। अब उस पोषण के साथ ऑक्सीजन मिलके आपको ऊर्जा देती है। इसका मतलब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको पोषण नहीं मिलेगा, और जो आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, जो कार्य करने के लिए क्षमता चाहिए, वो क्षमता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जैव प्रक्रम बहुत ज्यादा जरूरी है अनुरक्षण के लिए, क्योंकि ये ही आपके श्वसन से, आपके पोषण से, आपके शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, आपके शरीर को टूट फूट से बचाता है, उसकी मरम्मत करता है। तो मेरे ख्याल से आपको जैव प्रक्रम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम बस अनुरक्षण का एक कार्य होता है जिसमें बहुत सारे कार्य क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आइए चलिए अब कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं, उन प्रक्रियाओं को देखते हैं जो जैव प्रक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जितने भी भाग आएंगे हमारे, उन सबको मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगी भी, समझाऊंगी भी। तो आप चाहें तो इनको यहीं से ही लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इनको नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है जैव प्रक्रम, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि आपका जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का जो कार्य होगा, यानी कि शरीर में जो टूट फूट की मरम्मत वगैरह होगी, वो सारी की सारी किसमें आती है, आपकी जैव प्रक्रम में। तो वे प्रक्रियाएं जो जीवन के निर्वाह में सहायक है, यानी कि मैंने आपको बताया जैव प्रक्रम शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर कहीं पे अंदर किसी कोशिका में चोट लग गई है तो उसको सही करना अति आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि अगर वो सही नहीं होगा तो शरीर में फिर हमें ही पीड़ा को सहना पड़ेगा, हमें ही दर्द को सहना पड़ेगा। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं और क्यों जरूरी है, वो समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो पहली प्रक्रिया है वो है पोषण। अब ये पोषण क्या होता है, पोषण होता है भोजन का अंतःग्रहण। जो आप खाना खाते हो, जो भोजन आप खाते हो, जो आपके शरीर के अंदर जाता है,
तथा शरीर के द्वारा वृद्धि और विकास। आपका शरीर खाना खाने के बाद आपको क्या देता है? वो खाना आपके शरीर में वृद्धि होती है, आप बड़े होते हैं और आपके शरीर में विकास होता है। वृद्धि मतलब आपकी हाइट में जो इंक्रीमेंट होता है, आपकी ऊंचाई में जो बढ़ावट होती है, और विकास का मतलब होता है आपकी बुद्धि का विकास। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसमें समझ कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी वृद्धि होती, उसके दिमाग का विकास होता रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होता रहता है। तो खाना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सही प्रकार का खाना नहीं खाएगा तो शायद उसके बुद्धि के विकास में थोड़ी कमी आ सकती है। तो भोजन का अंतःग्रहण और शरीर में वृद्धि और विकास का होना वह रख रखाव में उपयोग पोषण कहलाता है। अब जो खाना आप खा रहे हैं वो 3 प्रकार से आपकी मदद कर रहा है। आपकी वृद्धि कर रहा है, आपके बुद्धि का विकास कर रहा है, और शरीर में रख रखाव का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो वही आपका क्या होता है? पोषण। तो पोषण का सीधे सीधे जो आपका रिश्ता बनाया गया है, संबंध बनाया गया है, वो आपके शरीर की वृद्धि, विकास और रख रखाव से बनाया गया है। और वो रख रखाव किस प्रकार होता है? जो भोजन आप खा रहे हैं, जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उससे। तो ये जो आपका पोषण है ये आपके जैव प्रक्रम की ही एक प्रक्रिया है। अगली जो आपकी प्रक्रिया है वो है श्वसन। श्वसन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि आप अपनी चारों तरफ के पर्यावरण से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है ये सब जानते हैं हम, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके क्या कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन, बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना, जो कि हम सब लेते हैं। आप सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। इसका मतलब आप बिना ऑक्सीजन के ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, शरीर में जाके करती क्या है, वो समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कह रहा है बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना तथा भोजन का कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ये ऑक्सीजन आपके भोजन के साथ मिल जाती है। आपने खाना खाया, वो खाना ग्लूकोज में टूट जाता है, और जो आप सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है। ये ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती हैं? जुड़ जाती हैं और आपकी कोशिकाओं के साथ मिलती हैं, और इस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का कुछ ना कुछ तापमान होता ही है। वो तापमान आपका इसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा के कारण होता है। तो श्वसन, अगर मैं एक सरल भाषा में बात करूं तो श्वसन क्या होता है? श्वसन एक सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें आप बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और आपके शरीर में जो भोजन पहले से ही उपलब्ध है वो भोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है, और वही ऊष्मा आपके शरीर के तापमान को सामान्य बनाने में सहायक होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपकी अगली प्रक्रिया है वो है उत्सर्जन। व्यर्थ पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी कि जो आपके शरीर में व्यर्थ का पदार्थ है वो आप क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसी को ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब खराब चीज को, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना। अब ये चीज आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में आप बहुत कुछ डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, पर जब चाय बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है तो आप उसको सीधा नहीं ग्रहण कर लेते, सीधा नहीं पी लेते, आप उसको पहले छलनी में से छानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि उस चाय में कुछ व्यर्थ पदार्थ भी है जो ना कि व्यर्थ है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? हम पहले उस चाय को छानते हैं और उस चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है हम उसे पीते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और अन्य कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ होते हैं जो शरीर की टूट फूट मरम्मत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन
कुछ ऐसे व्यर्थ पदार्थ भी हो जाते हैं, बच जाते हैं शरीर में, जिनकी कोई आवश्यकता हमारी कोशिकाओं को हमारे शरीर में नहीं होती है, उपयोगी भी नहीं होती हैं, लेकिन वो कई बार हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाती हैं। इसीलिए उसको शरीर से बाहर भी निकालना जरूरी है। उसी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ये तीनों ही हमारे किसके एक पार्ट होते हैं, ये हमारे जैव प्रक्रम के एक पार्ट होते हैं। हमारा जो एक अन्य प्रक्रिया है वो परिवहन भी है। परिवहन का मतलब होता है कि आपने खाना खाया, भोजन किया आपने, और वो भोजन आपके पेट में चला गया, लेकिन सोच के देखिए कि भोजन डाइजेस्ट, पाचक कहाँ होता है, हमारा पेट में। तो क्या सिर्फ पेट को ही खाना चाहिए था? हमारे शरीर के बस पेट में ही सब कुछ चाहिए और कहीं खाने की जरूरत नहीं है, पोषण की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल है। शरीर के एक एक भाग को, हमारे पैर से लेके हमारे सर तक, हमारे हाथ में उंगली के सबसे ऊपर के भाग तक पोषण की जरूरत है, भोजन की आवश्यकता है। अब ये भोजन पेट से हमारे हाथ की उंगली के एक ऊपर भाग तक, शरीर के सर के ऊपर, नीचे पैर में, सारी जगह जो ये भोजन जा रहा है ये परिवहन के कारण जा रहा है। तो ये परिवहन अति आवश्यक है। तो ये भी हमारे जैव प्रक्रम का ही एक प्रक्रिया है। अब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी चीजें, सबसे पहले आपने खाना खाया, श्वसन लिया, फिर खाने ने और श्वसन ने मिलके ऊष्मा उत्पन्न की, फिर खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचे वो उत्सर्जन के वजह से आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं हमारे जैव प्रक्रम के लिए, हमारे जीने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, तभी आप अपने शरीर को बिल्कुल सही रख पाएंगे, तभी आप सही से कार्य कर पाएंगे। अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जैव प्रक्रम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि हमने ये 3 भाग किए हैं, इन तीनों भागों को बहुत अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे कि इनका क्या क्या मतलब होता है और ये आगे किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया, श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा किस प्रकार होती है, कैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी आप सिर्फ इनको लिखिए, फिर इनको पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम की सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जितनी भी प्रक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, हम उनको थोड़ा सा और बढ़ा के पढ़ेंगे, थोड़ा सा और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे ये बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहले हमारा था पोषण। तो जो पोषण होता है, पोषण हमारा 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है हमारा स्वयंपोषी पोषण। अब ये स्वयंपोषी पोषण क्या होता है वो देखिए, और ये किनमें होता है। क्लोरोफिल युक्त वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, जीवाणु, नीली हरित शैवाल। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्लोरोफिल युक्त। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है। जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, उनके पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है किसी भी पौधे को खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। अब उसके बाद जो आपका अगला शब्द है वो है प्रकाश संश्लेषण। खाना बनाने के लिए जो आपका जो पेड़ पौधा खाना बनाने की जो प्रक्रिया करता है, जो जो उसको करना पड़ता है, उस प्रक्रिया का नाम रखा गया है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है वो मैं आपको जब स्वयंपोषी पोषण बहुत बड़ी उस स्तर पे कराऊंगी तब बताऊंगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसमें क्या क्या आपका सम्मिलित होता है और किस प्रकार से पौधा अपना भोजन बना लेता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्वयंपोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें आपके हरे पेड़ पौधे, नीली हरित शैवाल, ये सब वो चीजें जिनमें आपकी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से खुद ही खाना बना लेते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा याद ना रख पाए तो आप इतना भी याद रख सकते हैं, वो जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, या फिर वो आपका
वो सारी की सारी चीजें, वो जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, किसी की भी मदद नहीं लेते, वो आपका स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा विषम पोषी पोषण। अगर आपका स्वयं पोषी में खाना स्वयं बन रहा था तो विषम पोषी क्या हो जाएगा, जिसमें कोई भी जीव, जो भी जीव आपका विषम पोषी में आता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, स्वयं नहीं बनाता, वो खाने के लिए किसी और पे निर्भर रहता है। जैसे कि इंसान और जानवर, हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं, हम निर्भर रहते हैं जीव जंतुओं पे। जैसे हमें दूध चाहिए होता है तो हम जानवरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, हमें गाय भैंस से दूध लेना पड़ता है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के लिए हम निर्भर रहते हैं पेड़ पौधों पे। तो इसी प्रकार से विषम पोषी वो होता है वो जीव जो प्रकाश संश्लेषण या किसी भी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो हमारा स्वयं पोषी वो होता है जिसमें भोजन स्वयं बना रहा है, और विषम पोषी वो होता है जिसमें भोजन वो किसी और पर निर्भर होकर करता है। आई होप आपके पोषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके पोषण के दो भाग थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्वयं पोषी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, विषम पोषी क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये सब हम एक थोड़ी सी ब्रीफ वीडियो देखिए। हम हमारे पोषण की शुरुआत कर चुके थे। पोषण में मैंने आपको बताया था भोजन को ग्रहण करना और शरीर की अलग अलग चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करना ही हमारा पोषण होता है। पोषण के फिर हमने भाग भी देखे थे। पोषण हमारा दो प्रकार का होता है, स्वयंपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है, परंतु विषम पोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी कोई भी जीव अपना भोजन नहीं बना सकता। अतः स्वयं पोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है और विषम पोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहता है, जैसे जीव जंतुओं पे या फिर हरे पेड़ पौधों पे। जैसे हमें फलों के लिए या सब्जियों के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये तो था हमारे पोषण के दो भाग। अब हम थोड़ा सा स्वयंपोषी को और आगे बढ़ के पढ़ते हैं कि स्वयंपोषी आखिर होता क्या है, कैसे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हरा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऐसा क्या होता है कि भोजन अपने आप ही बनने लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्वयंपोषी में क्या क्या होता है। देखिए, मैंने ये सारी चीजें आपके यहाँ पे लिख दी हैं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लिखने का मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ समझाने में लगाऊं। आपको ज्यादा अगर मैं बीच में लिखूंगी तो शायद डिस्टरबेंस भी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले पूरा लिख लिया है। अब मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं। देखिए, कोई भी सजीव है, जैसे हम हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी को ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो क्या आप साइकिल ज्यादा देर तक चला पाएंगे क्या? आप कोई भी कार्य ज्यादा समय तक कर पाएंगे क्या? आप बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो आपको किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। आपको वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो एनर्जी की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। देखिए, हमें खाना चाहिए तब हमें ऊर्जा मिलेगी, तो पेड़ पौधों को भी तो खाना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे स्वपोषी जीव होते हैं वो अपनी ऊर्जा की पूर्ति कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। उसके बाद जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, हम कैसे ऊर्जा ले लेते हैं? हमने खाना खाया, हमने बाहर से खाना खाया ना, शरीर में अंदर अपने आप तो खाना नहीं गया, हमने बाहर से खाना खाया तो वो खाना अंदर जाके हमें ऊर्जा देता है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाहरी चीजों को इकट्ठा करके उसे भोजन के रूप में लेते हैं और उसी प्रकाश संश्लेषण की वजह से उनमें क्या आती है? ऊर्जा आती है। फिर उसके बाद
ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जैसे हम कैसे लेते हैं, हमें पानी भी चाहिए होती है, प्यास लगती है तो पानी भी चाहिए होती है, खाना भी चाहिए होता है। इसी तरह से पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। ये कार्य सूर्य की उपस्थिति में होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। आप खुद सोच के देखिए, जब कोई इंसान खाना बनाता है तो वो क्या करता है, वो गैस जलाएगा, आग जलाएगा, यानी कि उसको कुछ ना कुछ तापमान चाहिए, उसको कुछ ना कुछ गर्मी चाहिए। इसी प्रकार जब कोई पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है तो वो ऊर्जा कहाँ से लेता है, वो प्रकाश कहाँ से लेता है, वो प्रकाश लेता है सूर्य के प्रकाश से। यही कारण है कि मेनली जो पौधे होते हैं, ज्यादातर पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो दिन के समय में बनाते हैं। तो आगे देखिए, तो ये कार्य किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में। आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, पेड़ पौधों को कार्बनिक व ऊर्जा के लिए प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है, और प्रकाश संश्लेषण में उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की। किस प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये सारी चीजें आपको लिस्ट में लिखनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, 4 चीजें। सूर्य का प्रकाश हमें सूर्य से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पर्यावरण से मिलेगी, पानी पौधा मिट्टी से लेगा, अपनी जड़ के थ्रू लेगा, और क्लोरोफिल पौधे के पत्तों में पहले से ही पाई जाती है। ये चारों चीजें होने के बाद ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाता है और अपना भोजन बना पाता है। इन्हीं सभी चीजों की मैंने यहाँ पे आपको नंबर वाइज लिस्ट भी बना दी है। देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल का क्या कार्य है, वो क्या काम करता है, पत्तियों में क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है। देखिए, जो पत्ते होते हैं पेड़ पौधे के, वो ही क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जो पत्तियां होती हैं वो ही खाना बनाती हैं पेड़ के लिए। तो क्या होता है कि जब आपकी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, वो सनलाइट से क्या ले लेती है, अपनी लाइट ले लेती है, ऊर्जा ले लेती है, प्रकाश ले लेती है। यानी कि सूर्य को लेने का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को लेने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, क्लोरोफिल के द्वारा होती है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अपने पास ले लेता है, जमा कर लेता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि जो ऊर्जा ली गई है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी बना रहे हैं, आपने जो भी आप प्रोसीजर करते हैं, जो जो चीजें आप करते हैं, आपने तेल डाला, आपने जीरा डाला, आपने छोंक लगाया, आपने सारी सब्जियों को मिक्स करके और अपने उसमें डाल दिया बाउल, आपने सभी सब्जियों को एक बर्तन में डाल दिया, लेकिन आप गैस जलाना भूल गए। तो सोच के देखिए, क्या वो खाना बनेगा, क्या वो सब्जी पक के तैयार हो जाएगी, नहीं, सब्जी नहीं बनेगी। आपको उस बर्तन में ऊर्जा देनी होगी, उष्मा देनी होगी, आग जलानी होगी, तभी वो भोजन बन के तैयार होगा। इसी प्रकार जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, रासायनिक ऊर्जा की, यानी कि ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जिसके द्वारा उसका खाना बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा को बदल देता है। जल अणुओं का ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का क्या मतलब होता है, टूटना। जैसे कि H2O है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं आपका अपघटन। पहले क्या था, क्लोरोफिल क्या ले लेता है, प्रकाश ऊर्जा को ले लेता है, फिर सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर जल, जो पानी लिया है पौधों की जड़ों ने, जो मिट्टी से पानी लिया है, उसके ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। अपचयन का मतलब मैं बता देती हूँ, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हट जाना।
ऑक्सीजन का हट जाना, अलग हो जाना। देखिए ये प्रक्रिया जो मैं अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको कराने वाली हूँ, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये समीकरण आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कभी भी पेपर में प्रकाश संश्लेषण आ जाता है तो आपको ये पूरा लिख के आना है, और अगर आप ये समीकरण नहीं लिख के आते तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे जितने आप सोच के गए हैं या जितना आपने सोचा है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समीकरण को याद करना। देखिए ये समीकरण कैसे लिखा गया है। हमने CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमने पानी लिया जो कि जड़ों से लिया जाएगा, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ये हमारे ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए, ग्लूकोज। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो आप आगे से याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण में बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन इंसानों को और जानवरों को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जब वो खाना बनाते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपके ये पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, किस प्रकार से वो अपना खाना बनाते हैं और किस प्रकार से वो इस सारी की सारी प्रक्रिया को करते हैं। और ये प्रक्रिया जरूरी नहीं है दिन में ही हो, ये प्रक्रिया रात में भी होती है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करके रख लेते हैं और बाकी की प्रक्रिया रात को करते हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण, ये थी आपकी प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।